लोगों के वहां से गायब होने के बाद सर्च लाइट्स भी ऑफ हो गई थीं, जिसका मतलब यही था कि उनकी आज की तरबियत ख़त्म है। दरख्तों के झुंड में छुपे कैप्टन जमशेद ने 2 घंटे तक इस पोजीशन में बैठकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उसके दाएं तरफ शायद उन लोगों की पार्किंग थी और सामने मौजूद मैदान के दूसरे कोने पर बार्क और इससे मुल्लिका 3-4 कमरे उनके स्टोर रूम थे, जो एक तरह से उसका असला और गोला बारूद के डिपो भी थे। जमशेद ने देखा वहाँ 2 पहरादार मौजूद थे, एक उनके सामने वाले हिस्से में और दूसरा पिछली तरफ। इसके अलावा इस एरिया में कोई पहरेदार नहीं था। अलबत्ता जंगल में और कहाँ का उन्होंने अपनी फास्ती पोस्टें बना रखी थीं उसका उसे इल्म नहीं था। दिल ही दिल में उसने अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और फिर अपनी मालूमात की हद तक एक मंसूबा जहन में बनाकर नीचे उतरने के इरादे से कोई आवाज़ पैदा किए बगैर दरख्तों की टहनियों से बाहर आ गया। बार्क की छत पर जिस तरह वो दरख्त के ज़रिए चढ़ा था इस तरह उतर आया। अभी उसने बामुश्किल कदम ज़मीन पर टिकाए थी जब अचानक उसे ज़मीन बोस होना पड़ा। कुछ फासले से 2 आदमियों की ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यहाँ छुपने के लिए बेशुमार गुंजाइश थी। ज़मीन से चिपके वो कछुए की तरह दरख्तों के दरमियान मौजूद जंगली घास में पहुँच गया। अब वो इस घास का हिस्सा बन चुका था। बातें करने वाले अब उसके नज़दीक आ रहे थे। ये शायद मकामी पहरेदार थे जो मामूल की गश्त पर थे। उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक बारकों के गिर्द एक चक्कर लगाकर अपनी पोस्ट तक वापस जाना था। आवाज़ें अब इतनी नुमायाँ थी कि उनकी बातें आसानी से समझ सकता था, लेकिन गर्दन उठाकर उनको देखने में ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। अचानक ही उसका दिल धक से रह गया। एक बूट उसके मुंह से बामुश्किल चंद इंच के फासले पर टिक गया था। बातें करते करते वो दोनों रुक गए थे। शायद सिगरेट सुलगाने गए थे। एक पहरेदार ने सिगरेट सुलगाया और जलती हुई माचिस की तीली लापरवाही से नीचे फेंक दी जो कैप्टन जमशेद के हाथ पर गिरी थी। खैरियत गुजरी के गिरते ही तीली बुझ गई, वरना कोई और मुसीबत बन जाती। सिगरेट सुलगाने वाला अपने साथी को शायद कोई फैश लतीफ़ा सुना रहा था। बाकी का लतीफ़ा उसने वहीं खड़े खड़े मुकम्मल किया। इस दौरान जमशेद ने सांस भी आहिस्ता और एहतियात से लिया था कि मुबादा वही उसकी मौजूदगी का इंकशाफ न कर दे। खुदा खुदा करके दोनों आगे निकल गए और उसने सुकून का लंबा सांस लिया। उसके साथ ही वो उठकर बैरकों की दीवार से बाएं तरफ चलने लगा। अपने अंदाजे के मुताबिक वो इस तरफ से चक्कर काटकर उन कमरों तक पहुंच सकता था जहां असल और गोला बारूद मौजूद था। बैरकों के इख्तिताम पर वो फिर थक कर रुक गया। वहाँ बड़े बड़े ड्रम और टैंकर मौजूद थे। ये शायद उन लोगों का पेट्रोल का ज़ख़ीरा था। कुछ सोचते हुए जमशेद ने अपना सर हिलाया। उसने अब इस पेट्रोल के ज़ख़ीरे को अपना प्लानिंग में मरकज़ी हैसियत दे दी थी। यहाँ बैठकर उसने सुनगुन लेने की कोशिश की। फिर इस इत्मीनान के बाद के मैदान खाली है, उठ खड़ा और करीबन भागता हुआ पंजों के बल बैरक और सामने वाले कमरे के दरमियान का फासला तय कर लिया। जैसे ही वो दूसरी सीमत पहुँचे उसे कमरे की दीवार से चिपक जाना पड़ा, क्योंकि पहरादार उसकी तरफ आ रहा था। शायद कोई मौजज़ा ही था कि पहरादार की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी और वो इत्मीनान से बीड़ी के गश लगाता उसी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो कमरे के कोने से अंदर की तरफ घूमा, अचानक कैप्टन जमशेद ने उसे ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। उसने पहरेदार के बिल्कुल सामने से इसी तरह अचानक नमूदार होकर हमला किया कि वो खौफ और हैरत के मारे शायद वो गूंगी हो गया। और इससे पहले कि उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती, जमशेद का एक हाथ आनी शिकंजे की तरह उसके मुंह और दूसरा उसकी गर्दन पर जम गया। उसके साथ ही उसकी गर्दन से कड़क की आवाज़ सुनाई दी। ज़िंदगी से उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। जमशेद ने उसके मुर्दा जिस्म को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया था, बल्कि इस तरह खींचते हुए कमरे की पिछली वाली झाड़ियों में ले आया था। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। जमशेद ने लाश को घास में छुपा दिया और उसकी गन और गोलियों की बेल्ट अपने कब्जे में कर ली। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उसने मरने वाले की जेब की तलाशी ली, जिसमें बीड़ियों के एक बंडल माचिस मौजूद थी। उसने बीड़ियों का बंडल तो वहीं फेंक और माचिस अपनी जेब में डाली। अब वह दूसरे शिकार का मुंतज़िर था। उसे इल्म था कि एक पहरादार बैरक के सामने वाले हिस्से में भी पहरा दे रहा है। जल्दी उसकी मुराद बार आई जब उसने दूसरी सिमत से किसी को कुंदन पुकारते हुए सुना। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। साले ज़्यादा चढ़ा ली है क्या? आने वाला मरने वाले का नाम लेकर बुड़बुड़ाता हुआ इस तरह जमशेद के सामने आ गया। उसका अंजाम भी अपने साथी से मुख्तलिफ नहीं था। अलबत्ता उसने 1-1.5 की बजाय 2-2.5 मिनट लिए थे और मज़ाहमत की कोशिश की थी। ये अलग बात कि अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर ही वो अकाल चलना कर दिया गया। उसकी जेब की तलाशी पर भी उसे माचिस और बीड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिला था। जमशेद ने उसकी लाश को भी इसी तरह जंगली घास में छुपा दिया। अब उसके बदन में चीते की सी फुर्ती आ गई थी। उसे अपना अगला सारा मिशन 10 मिनट में मुकम्मल करना था। ऐन मुमकिन था कि वो इस दरमियान कोई पेट्रोल पार्टी इस तरफ ना आ जाए। यही सोचकर उसने अपना टारगेट टाइम 10 मिनट मुंतखब किया था।
अब उस कमरे की पुष्ट पर खड़ा था जिसमें बारूद मौजूद था। इसकी अगली सारी प्लानिंग का दारोमदार यहाँ से मिलने वाली मवाद पर था। अब उसे जो कुछ भी करना था इस बारूद की मदद से करना था। कमरे की खिड़की के बाहर मौजूद लोहे की जाली उसने बमुश्किल 2 मिनट में बंदूक और अपनी कुव्वत बाजू के बल पर उखाड़ दी। इससे ज्यादा आवाज़ भी पैदा नहीं हुई थी। अंदर लगी खिड़की खोलने के लिए उसने बड़ी एहतियात से शीशा तोड़ा था। शीशा ज़मीन पर गिरने से हल्का सा इर्तियाश ज़रूर हुआ, लेकिन उसने सिर्फ जमशेद के दिल की धड़कन चंद लम्हों के लिए बढ़ा दी थी और कोई नतीजा बरामद नहीं किया था। दूसरे लम्हे उसने हाथ अंदर करके खिड़की की चुटकी खोल दी और अब इस खुली खिड़की से दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा था। जमशेद ने अपने हाथ में मौजूद माचिस की मदद से हल्की सी रोशनी की और वो दंग रह गया था। यहाँ तो दुनिया के ख़तरनाक तरीन धमाका खेज मवाद की पेटियाँ मौजूद थी। इसके लिए इस बारूद का तारुफ कोई नई बात नहीं थी। उसने इसका खसूसी कोर्स किया हुआ था। ये तमाम रिमोट कंट्रोल बम थे। जमशेद ने 2-3 माचिस की तीलियाँ जलाईं और बामुश्किल 5 मिनट यहाँ गुजारने के बाद 3 पेटियाँ और रिमोट कंट्रोल हासिल कर लिए थे। इन गत्ते की पेटियों को उसने खिड़की की मदद से बाहर निकाला और खिड़की दोबारा बंद कर दी। सबसे पहले इनमें से एक बम उसने अंदर फेंका, फिर इन बैरक नुमा कमरों के साथ साथ 3-4 बम चिमका दिए। एक पेटी जहां खाली करने के बाद अपने गले में ऑटोमेटिक गन लटकाए दोनों बाकी पेटियां दोनों कंधों पर रखे वो करीबन भागता हुआ इसी रास्ते से वापस आया। अगले 3 मिनट में उसने पेट्रोल के डिपो और इन बैरकों के गिर्द जहाँ उसके ख्याल में बाकी लोग क़याम पजीर थे इन बम्बों को नस्ब कर लिया। अब वो तेज़ी से दाएं कोने की तरफ बढ़ रहा था जिधर से कार उस तरफ आई थी। बैरक्स के खात्मे पर उसे कैंप का पार्किंग एरिया नज़र आया जहां एक जीप पर मशीन गन भी नस्ब थी। कैप्टन जमशेद ने इस जीप में बम नस्ब किया। फिर बाकी बम्बों को नस्ब करने के बाद वो सांप की तरह घास के अंदर ही अंदर रीखता हुआ एक महफूज कोने में पहुंच गया। उसने दिल में कुरानी आयत का विर्द किया, जेब से रिमोट कंट्रोल निकाले और अल्लाह अकबर कहकर उनके बटन एक के बाद दीगरे दबाता चला गया। भारतीय इंस्ट्रक्टर बड़ी सख्त तरबियत के बाद भी ऐसे नताइज अपने तकरीबकारों जैसे बरामद नहीं करवा सके थे जैसे नताइज कैप्टन जमशेद के हासिल हुए कुदरत की मदद से शामिल थे। दौरान तरबियत भी शाज़ व नाज़िरी वो 100% रिज़ल्ट हासिल किया करता था, लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर नतीजा 100% बरामद हुआ था। एक के बाद दूसरा धमाका और जैसे वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। धमाकों का आगाज़ बारूद खाने से हुआ था जिसने इर्द गिर्द 100-150 गज में मौजूद हर शय को नेस्तो नाबूद करके रख दिया था। इसके बाद वारकों का नंबर आया, फिर पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को और सबसे आखिर में पेट्रोल डंप का। यहाँ तो जैसे क़यामत बर्पा हो गई थी। कैप्टन जमशेद इस दरमियान अपनी बंदूक समेत जंगल से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे घात लगाकर बैठ गया। उसने देखा था कि इस कैंप की सिक्योरिटी का इंतज़ाम ज़्यादातर BSF के पास ही है, मगर अंदर के तमाम मामलात को राह खुद हैंडल कर रही थी। पेट्रोल का डिपो जलने से मुसलसल धमाके हो रहे थे। एक तरफ तबाहकुन बारूद ने क़यामत मचा रखी थी। इस कैंप के इर्द गिर्द मौजूद करीबन हर इमारत अपने सामान और मकीन समेत इस जहन्नम का ईंधन बन रही थी। कैप्टन जमशेद ने अब ख़तरे के सायरन सुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो जानता था कि अब ये लोग कुछ भी करने के बावजूद कैंप को नहीं बचा सकेंगे। उसे अब अपने लिए इंतज़ाम करना था। देखते ही देखते सड़क पर आमदोरफ्त शुरू हो गई। घबराए हुए जवान खौफजदा भेड़ों की तरह जिस तरफ जिसका मुंह उठा भागते चले गए। शायद उनके जहनों में दूर दूर तक कभी ये बात नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसे हालात में भी गुजरना पड़ेगा। वो तो अपनी दानिश में बड़े महफूज बैठे हुए थे। अब इस तरह अचानक टूटने वाली आफत से उनके हाथ पांव ना फूलते तो और क्या होता। जीपों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई थी। कुछ जीपें कंपनी हेडक्वार्टर से उस तरफ आ रही थीं और 2-4 इधर से गई थीं। जमशेद अंदाज़ा कर सकता था कि जो जीपें उस तरफ से गई हैं तो उनमें तो जान बचाकर फ़रार होने वाले अफसर ही हो सकते थे। उनके लिए इस आग पर काबू पाना मुमकिन ही नहीं था। आग ने अब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया था। हरे भरे दरख्त खुश लकड़ियों की तरह जलकर गिर रहे थे। अचानक ही एक जीप जमशेद से कुछ फासले पर आकर रुकी थी। ये गालिबन कोई आर्मी ऑफिसर था जो गालियां देकर भागने वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोकना उसके बस के बाद दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जंगल की सीमा से हाथी की तरफ झूमती हुई एक जीप को हाथ देकर रोकना चाहा और जो उसके नज़दीक से ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल गई। अफीसर ने जो उस वक्त शब ख्वाबी का लिबास पहने हुए थे जीप सवार को ज़ोर ज़ोर से गालियां देना शुरू कर दी और तेज़ी से जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे जीप तक पहुंचना नसीब ना हुआ। कैप्टन जमशेद ने एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया था। फिर एहतियातन 2-3 और गोलियां उस पर खाली कर दी। लाश को उसने सड़क के कोने से घसीट कर दरख्तों के झुंड में फेंका और उसकी जीप संभाल ली। जीप का रुख कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ था। बारूद फटने से होने वाले ज़ोरदार धमाकों में उसकी गोलियों का नोटिस किसी ने नहीं लिया। उसने जीप को इसी सड़क पर डाला था जिस पर चलकर जहाँ तक आया था। अब वो ज़ेरे तामीर इमारत के नज़दीक पहुँच चुका था जहाँ से ये सड़क घूमकर कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ जाती थी।
जब अचानक उसे सामने से एक ट्रक अपनी सिमत आता दिखाई दिया। ये आर्मी ट्रक था जिसमें शायद कुछ जवानों को इस तरफ ले जाया जा रहा था। ट्रक ने